Assalamualaikum students. Today our topic for our discussion is carbohydrates. तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। अब चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब ये हुआ कि दो एलिमेंट लाजमी तौर पर मौजूद होंगे, दैट इज़ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो तीन एटम्स या तीन एलिमेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। और अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें लिटरेचर के हवाले से, डिक्शनरी के हवाले से, तो डिक्शनरी में आप लोगों को इसकी जो डेफिनेशन मिलेगी ये दो वर्ड्स में मिलेगी, दीज आर नॉन एज हाइड्रेटेड कार्बन्स। तो लिटरल मीनिंग जो है कार्बोहाइड्रेट्स का, इनको हम हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। अब हाइड्रेशन एक पूरा रिएक्शन है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाइड्रेशन हम एडिशन ऑफ वाटर को कहते हैं कि किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर आप वाटर को ऐड कर दें तो दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रेशन। चूँकि ये हाइड्रेटेड कार्बन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के अंदर हम एडिशन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल की। अब अगर आप इसका जनरल फार्मूला देखें तो हम जनरल फार्मूला लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट इज CnH2O टेकन N, ब्रैकेट डाल के हम N डाल देते हैं। अच्छा, ये फार्मूले का मैं बताऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकली ये फार्मूला गलत है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। अभी मैं हाइड्रेटेड कार्बन को एक्सप्लेन कर लूं। देखें, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, Cn का मतलब है N इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और N इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। N मिनिमम शुड बी 3, यानी कि कम से कम जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की तादाद है वो 3 होगी, और मैक्सिमम मैनी थाउजेंड तक जा सकती है। मैक्सिमम का हमें नहीं पता, क्यों? अब आप कहेंगे क्यों नहीं पता। फॉर एग्जांपल, मैं वुड का एक छोटा सा पीस ले लेता हूँ लकड़ी का, तो इसमें कार्बन एटम्स की तादाद कम होगी, और अगर मैं बड़ा पीस ले लेता हूँ वुड का, तो सारी बात है इसमें कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा होगी, तो मैनी थाउजेंड तक जा सकते हैं। अब देखें, जो कार्बन है, कार्बन के अंदर वाटर H2O टेकन N मैंने कहा है, यानी कि H2O टेकन N का मतलब है दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल। इससे सीधा सीधा पता चल रहा है जितने कार्बन नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। और एक और बात याद कर लें, H2O वाटर के एटम्स की वही रेशो होती है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर आप रेशो कंपेयर करें तो वही रेशो है जो सेम मौजूद है एज दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखें, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो ये रेशो वही रेशो है जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है। अब मैं कह रहा था कि ये फार्मूला टेक्निकली गलत क्यों है। मोनोसेक्राइड्स तक तो चले हम ये फार्मूला चला लेते हैं, जब हम ओलिगोसेक्राइड्स पे जाएंगे, जब हम पॉलीसेक्राइड्स पे जाएंगे, इस फार्मूले का मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। लेकिन ओलिगोसेक्राइड्स में जाके, पॉलीसेक्राइड्स में जाके जो कार्बन नंबर है और वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद है ये वेरी करना शुरू हो जाती है। इसी वजह से हम इस फार्मूले को नहीं यूज़ करते हैं। हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज CxH2O टेकन Y। इससे सीधा सीधा पता चल रहा है X डिफरेंट वैल्यू है, H2O टेकन Y डिफरेंट वैल्यू है, यानी कि कार्बन की तादाद और वाटर मॉलिक्यूल की तादाद डिफरेंट हो सकती है। अब हाइड्रेशन का आप लोगों को पता चल गया कि कार्बन के अंदर एडिशन हुई है वाटर की, और फार्मूले से ही आपको पता चल रहा है कि 3 एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं। नंबर की अभी मैं बात नहीं करता, नंबर सारी बात है वेरी करेंगे, कार्बन का नंबर वेरी करेगा, हाइड्रोजन का नंबर वेरी करेगा, ऑक्सीजन का नंबर वेरी करेगा डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। बहरहाल ये जी लिटरल मीनिंग था, आसान अल्फाज में लिटरेचर के हवाले से हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन का नाम देते हैं। अब अगर मैं केमिकली डिफाइन करूं, जो एक्चुअल डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम केमिकली डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट्स। पहले मैं सिर्फ डेफिनेशन का पहला पार्ट डिस्कस करूंगा कि केमिकली या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट्स हो सकते हैं। पहले इसको हम समझ लें, फिर हम डेफिनेशन के सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। अब देखिए जी, जो कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप पाया जाता है दैट इज़ कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज C+O, और दोनों साइड पे कार्बन के 2 बॉन्ड आप लोगों को नज़र आएंगे जो अभी अटैच होने हैं। चूँकि आप लोगों को पता है केमिकल जो कार्बन की वैलेंसी है दैट इज़ 4,
तो 2 बॉन्ड तो इसने ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं और 2 बॉन्ड अभी फ्री हैं कि ये किसी और दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए, तो दैट इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप या तो एल्डिहाइड ग्रुप के तौर पर एक्ट कर सकता है, दैट इज C डबल बॉन्ड OH और एक बॉन्ड फ्री होगा, या फिर ये कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन ग्रुप के तौर पर एक्ट कर सकता है, और ये डिपेंड कर रहा होता है पोजीशन के ऊपर, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप हम देखेंगे कि टॉप पे पाया जाता है हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स के, जबकि जो कीटोनिक ग्रुप है ये कभी भी टॉप पे मौजूद नहीं होता। बहरहाल केमिकली दीज आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली हम मैनी को कहेंगे, हाइड्रोक्सी हम OH ग्रुप को कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कहते हैं। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद 2 से ज़्यादा हो तो नॉर्मल तौर पर हम पॉली का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अब जैसा मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन की तादाद मिनिमम 3 होनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल एज्यूम करता हूँ, मैं 4 कार्बन की चेन ले लेता हूँ, दैट इज़ कार्बन 1 ये लिंक की हुई है कार्बन 2 के साथ, कार्बन 2 लिंक किया हुआ कार्बन 3 के साथ, एंड कार्बन 3 लिंक किया हुआ कार्बन 4 के साथ। अब ये जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पे हम एल्डिहाइड ग्रुप लगा लेते हैं, कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड कलर है, दैट इज C डबल बॉन्ड OH, ये जी एल्डिहाइड ग्रुप मैंने लगा दिया, तो दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि हम बात करें पॉलीहाइड्रोक्सी, बाकी जो कार्बन नंबर 2 है इसके साथ भी हम OH ग्रुप लगा देते हैं, कार्बन नंबर 3 के साथ भी OH ग्रुप लगा देते हैं, कार्बन नंबर 4 के साथ भी हम OH ग्रुप लगा देते हैं। इसका मतलब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने अटैच कर दिए, तो दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी। और साथ में अगर आप टॉप पे देखें तो एल्डिहाइड इज़ द फंक्शनल ग्रुप, तो इस सब यूनिट को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहेंगे। अब वैलेंसी चूंकि पूरी करनी है, कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी तो पूरी हो गई, चूंकि C डबल बॉन्ड O 2 बॉन्ड इसने बना लिए O के साथ, 1 बॉन्ड इसने बना लिया हाइड्रोजन के साथ, दैट इज एल्डिहाइड, 3 बॉन्ड बन गए, और चौथा बॉन्ड इसने बना लिया नीचे जो कार्बन नंबर 2 है। अब कार्बन नंबर 2 की अगर आप बात करें तो कार्बन नंबर 2 में आप देखेंगे कार्बन नंबर 2 के अभी 3 बॉन्ड बने हैं, एक टॉप पे बना है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, एक राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बना है, एक नीचे वाली कार्बन 3 के साथ बना है। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो अभी एक बॉन्ड बनाने की ये सलाहियत रखता है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वैलेंसी कम हो वहाँ वहाँ पे आप लोगों ने हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम ऐड कर देना है, और याद रखना है जो 4th कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम लगेंगे ताकि हम वैलेंसी को क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। बहरहाल अभी मैं सिंपल रखता हूँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, चूंकि मैंने कहा था एल्डिहाइड हमेशा टॉप पे आएगा, या फिर मैंने कहा है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट्स हो सकते हैं। अब अगर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की मैं बात करूं, इसको अभी मैंने नाम नहीं दिया है इस कार्बोहाइड्रेट को, चूंकि नाम हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर मैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को मैं डिस्कस करूं, इसको हम साइड की तरफ ले जाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को बाद में हम कंपेयर कर लेंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में भी हम कार्बन 4 लेते हैं, दैट इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4 कार्बन की हम लोगों ने चेन ले ली। अब कार्बन 1 के साथ कीटोन ग्रुप नहीं लग सकता, हम कार्बन नंबर 2 के साथ कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि इसको हम कीटोनिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करने लगे, दैट इज C डबल बॉन्ड O। अब जो कार्बन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है इसके साथ भी आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, कार्बन नंबर 2 के साथ चूंकि कीटोनिक ग्रुप अब मौजूद है, इसको कलर आप चेंज करें, रेड कलर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कार्बन नंबर 3 के साथ भी मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देता हूँ राइट साइड की तरफ, कार्बन नंबर 4 के साथ भी मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं। कार्बन नंबर 1 पे नजर आएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन नंबर 3 पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है, कार्बन नंबर 4 पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है, तो दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी, और साथ में आपको फंक्शनल ग्रुप के तौर पर कीटोनिक ग्रुप नजर आ रहा है, तो दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और चूंकि आप लोगों ने वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की 4, तो जो कार्बन नंबर 1 के है इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम लग जाएंगे, और जो कार्बन नंबर 4 है इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम लग जाएंगे, बाकी जो कार्बन नंबर 3 है इसके साथ 1 हाइड्रोजन एटम लग जाएगा, तो दैट सब यूनिट इज नॉन एज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली, जिसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं, इन सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होंगे, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब देखिए हम लोगों ने एक बिल्डिंग बनानी है, हम लोगों ने कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में
कि माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा इकट्ठे होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो असल में ये जो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है और जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड सब यूनिट हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर एक्ट करेंगे। ये जो बिल्डिंग बना रही हैं इसकी ब्रिक्स के तौर पर, इसकी ईंटों के तौर पर एक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली केमिकली हम लोगों ने इन सब यूनिट्स को जोड़ना है और केमिकली इन सब यूनिट्स को लिंक करके हम लोगों ने लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाने हैं, बड़े मॉलिक्यूल बनाने हैं जिनको हम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। और अगर हम डेफिनेशन के दूसरे हिस्से की तरफ आएँ, बहरहाल एक बात यहाँ पे मैं समझा दूँ, आपकी बुक के अंदर तो नहीं है, फेडरल की बुक के अंदर है, कैम्बल बायोलॉजी जो इंटरनेशनल बुक्स रिकमेंड की जाती हैं उनके अंदर है। देखें, अगर आपने छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है ना, तो छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए जारी बात है जो सब यूनिट है इनको हम मोनोमर्स का नाम देते हैं। अब जैसा अभी हम लोगों ने पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन सब यूनिट की बात की है, तो कार्बोहाइड्रेट में ये मोनोमर का काम करेंगे, ये यूनिट्स का काम करेंगे। और मोनोमर को, दो मोनोमर को आपस में लिंक करना है तो दरमियान में केमिकल बॉन्ड बनेगा। और मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स में जो केमिकल बॉन्ड पाया जाता है दैट इज़ कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का भी नाम देते हैं। अब ये दो मोनोमर हैं, ये दो मोनोमर आपस में जुड़ने हैं, इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन कहते हैं या इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रेशन सिंथेसिस का नाम देते हैं। डीहाइड्रेशन सिंथेसिस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन करवानी है। फॉर एग्जांपल ये एक मोनोमर है, ये एक यूनिट है, इस यूनिट में एक साइड पे मैं रख लेता हूँ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री मौजूद है, और जो दूसरा मोनोमर है उसके भी इस साइड में मैं कह देता हूँ हाइड्रोजन ग्रुप फ्री है। अब नतीजा क्या होगा, ये जो दो मोनोमर हैं, दो सब यूनिट हैं, एक मोनोमर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, दूसरे मोनोमर से हाइड्रोजन एटम निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और दोनों मॉलिक्यूल जो मोनोमर हैं आपस में केमिकली लिंक कर जाएंगे। इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं या इसको हम डीहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। ये जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा कि कैसे यूनिट्स आपस में केमिकली लिंक करवाए जाते हैं बाय मीन्स ऑफ कंडेंसेशन और बाय मीन्स ऑफ डीहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब दो यूनिट्स लिंक कर गए, इसी तरह से तीसरा सब यूनिट आएगा, तीसरा मोनोमर आएगा, उसी तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक मोनोमर से निकल जाएगा, दूसरे मोनोमर से हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा, तीसरा सब यूनिट भी केमिकली लिंक कर जाएगा। तो कॉन्टिन्यूसली ये सब यूनिट्स आपस में लिंक करते जाते हैं और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अब आ जाते हैं जी डेफिनेशन के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि आपकी बुक के अंदर डिफाइन किया गया, और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दैट ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन सब यूनिट्स। यानी कि ये एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है, ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड सब यूनिट प्रोड्यूस करेगा या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन सब यूनिट प्रोड्यूस करेगा। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सर्कल ही है, रेड सर्कल हम यूज़ कर लेते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड सब यूनिट के लिए और ग्रीन सर्कल हम यूज़ कर लेते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन सब यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है, जहाँ जहाँ पे भी रेड सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है ये जो यूनिट है दैट इज़ पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, और जहाँ जहाँ पे भी आपको ग्रीन सर्कल नज़र आ रहे हैं इसका मतलब ये जो यूनिट लगा हुआ है दैट इज़ पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन यूनिट। अब जब लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और कन्वर्ट करके से माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो रिएक्शन चलता है दैट इज़ नोन एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है हाइड्रो हम वाटर को कहते हैं, लाइसिस हम ब्रेक डाउन को कहते हैं। तो हम वाटर ऐड करेंगे और वाटर की एडिशन की वजह से अल्टीमेटली केमिकल बॉन्ड तोड़ा जाएगा। जैसा हम लोगों ने कंडेंसेशन की बात की है तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है कंडेंसेशन के। देखें, जब आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है वो एक मोनोमर के साथ अटैच हो गया, मोनोमर अलहदा हो गया, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो दूसरे यूनिट के साथ अटैच हो गया। जैसा हम लोगों ने पहले वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करवाया कंडेंसेशन रिएक्शन में, इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करवाई जाएगी। बहरहाल ये जैसे जैसे आगे चैप्टर चलता जाएगा आपको हाइड्रोलिसिस भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है, इसकी आप हाइड्रोलिसिस करवाते जाएंगे तो यूनिट्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड यूनिट
रिलीज़ होते जाएंगे इस मैक्रोमोलिक्यूल में से, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट रिलीज़ होते जाएंगे। तो ये जी हमारी डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा था कि कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हो सकती हैं जिनकी जब हाइड्रोलिसिस की जाए तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम ऑक्रेंस की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बेसिकली मैं तो आसान अल्फाज में कह देता हूँ कि नॉर्मली तौर पर आपके जो फ्रूट्स हैं और आपकी जो वेजिटेबल्स हैं ये अच्छा सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। हाँ, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्रूट और ज़्यादातर वेजिटेबल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स अबंडेंटली ऑकर करते हैं, आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और तकरीबन हर पार्ट जो है सेल का उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, तो नंबर 1 सेलुलोज ऑफ वुड, जो लकड़ी या लकड़ी के अंदर जो सेलुलोज है दैट इज़ एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से नंबर 2 हम कॉटन की एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 3 पेपर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाएंगे। नंबर 4 स्टार्चेज जो कि मौजूद होती हैं, सीरियल्स हम गज़ाई अजनास को कहते हैं, गंदम है, चावल है, मकई है, वीट है, राइस है, कॉर्न है, एक्सेट्रा। तो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, स्टार्चेज पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो रूट ट्यूबर्स हैं, फॉर एग्जांपल कैरेट है, तो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे। इसी तरह से जो केन शुगर है, जो गन्ना है, बेसिकली इसमें चीनी जो हम हासिल करते हैं दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा अगर हम मिल्क शुगर की बात करें, मिल्क के अंदर शुगर पाई जाती है दैट इज़ लैक्टोज, दैट इज़ अगेन कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा अगर बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें, पेप्टाइडोग्लाइकन दैट इज़ ग्लाइकन हम कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा जो प्लांट सेल वॉल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स के मेन ज़रिए कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपको कहाँ कहाँ से हासिल हो सकते हैं, तो नंबर 1 आपको ग्रीन प्लांट्स, मेन जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का वो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स क्यों मेन सोर्स है, चूँकि आप लोगों को पता है जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो एक प्रोसेस कैरी आउट करवाते हैं दैट इज़ नॉन एज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की अगर आप इक्वेशन देखते हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चाहिए, 6 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है, प्लस 6 ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किए जाते हैं। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। बाकी प्लांट जितने भी कंपाउंड बनाएगा, वो लिपिड्स हों, वो विटामिन्स हों, वो न्यूक्लिक एसिड्स हों, वो प्रोटीन्स हों, अल्टीमेटली इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की केमिकल चेंजेस लाई जाती हैं और फिर प्लांट दूसरे केमिकल कंपाउंड्स की सिंथेसिस करवाता है। लास्ट अगर हम बात करें तो क्या दैट इज़ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हालांकि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू 2 डिफरेंट कैटेगरीज केमिकली कंबाइन टू फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, यानी कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हों और 2 डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करें। अब कैटेगरीज का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट अलहदा कैटेगरी है, प्रोटीन अलहदा कैटेगरी है, लिपिड अलहदा कैटेगरी है और न्यूक्लिक एसिड अलहदा कैटेगरी है। अब 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करेंगे, वो केमिकली लिंक करते हैं और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली लिंक करेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बना लेंगे, चूँकि कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लाइकन कहते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसी तरह से लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बना लेते हैं दैट इज़ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। इसी तरह से लिपिड्स और प्रोटीन केमिकली कंबाइन करेंगे तो लिपोप्रोटीन बना लेंगे दैट इज़ अगेन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है ये जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, तो नॉर्मली तौर पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, तीनों कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी, ग्लाइकोलिपिड्स भी और लिपोप्रोटीन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं।